हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 2 क्लासेस रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डाल दी है। ये मेरी थर्ड क्लास है। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये क्लासेस मेरी 8 और ये 5 मिनट्स, एस्टिमेटेड 25 मिनट्स की टोटल क्लास है। आप प्लीज ये 25 मिनट्स की क्लास देखिए। उसके बाद आईसीआई स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेजिडेंशियल स्टेटस के, वो सारे के सारे करो। एक्सरसाइज भी करो, जो उसके नीचे 8 से 10 एमसीक्यू है वो भी करो। बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद इतना कर लो और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी कर लो। ये बहुत सफिशिएंट होता है। हर चैप्टर की मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ आपके साथ। आपको आगे पीछे दाएं बाएं हर ऑथर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहो। मैं आपके साथ गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। फ्रेमिंग में ध्यान दो, अपने आंसर्स को और अच्छे से इलेबोरेट करके देखो। विद दिस फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अभी तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, फर्म क्या होता है, एओपी क्या होता है। फिर मैंने आपके साथ बात की कि कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिर हमने एक बात की थी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम पोइम कहते हैं। और फिर हमने एक बात की थी सेक्शन 9 में कि कुछ ऐसी इनकम्स है जो हम नॉन रेजिडेंट को कहेंगे। इवन वो इनकम जो होगी, हम बिजनेस कनेक्शन या उसका अगर कोई होगा, हम कहेंगे कि तेरे को उस नॉन रेजिडेंट को उस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। आज हम सेक्शन 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। हम सेक्शन 9 में और आगे बातें करेंगे। सेक्शन 9 कहता है, क्या कहता है, कुछ ऐसी इनकम है जो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माने जाएगी इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑल्सो। उस तरह वो सेकंड पॉइंट कहता है कि कुछ ऐसी इनकम जो सैलरी अगर कोई नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है, बट वो सैलरी कैसे अर्न कर रहा है, वो जो अर्न कर रहा है वो सर्विसेज जो है इंडिया में रेंडर कर रहा है। यानी अगर कोई भी सर्विसेज अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में रेंडर करेगा तो उस इनकम के ऊपर उसको इंडिया में टैक्स देना होगा। फिर उस तरह एक बात करता है, थर्ड पॉइंट कहता है कुछ ऐसी सैलरी जो है जो गवर्नमेंट पे करती है तो किसी नॉन रेजिडेंट को, जो वो सर्विस आउटसाइड इंडिया देता है। जैसे अगर कोई इंडियन एम्बेसी जो बाहर है, अब इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बाहर काम कर रहा है, तो जितनी भी वो सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, जितने भी वो सैलरी ले रहा है, उस सैलरी पे जो टैक्स होगा उसको इंडिया पे देना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह एक बात आती है फोर्थ पॉइंट डिविडेंड इनकम की। कहता है कोई भी अगर डिविडेंड इंडियन कंपनी पे कर रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, और अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है तो उसको टैक्स देना होगा, ठीक है, किसको, नॉन रेजिडेंट को। फिर उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहता है इंटरेस्ट। कहता है कोई भी इंटरेस्ट जो अगर ए बी सी, ये जो 3 लोग हैं, अगर इनमें से दिया गया किसी नॉन रेजिडेंट को, तो आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना होगा इंडिया में। वो 3 लोग कौन कौन है। कहता है अगर गवर्नमेंट अगर कोई इंटरेस्ट दे रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, या कोई ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिया का, वो पे कर रहा है इंटरेस्ट किसको, नॉन रेजिडेंट को, तब भी देना पड़ेगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है। कहता है अगर जो लोन है रेजिडेंट इंडियन ने अगर वो जो लोन है वो किसी ऐसे पर्पस के लिए लिया है जिस बिजनेस को वो इंडिया से बाहर यूज करेगा। यानी अगर मिस्टर ए जो रेजिडेंट है और उसने अगर लोन लिया मिस्टर बी से जो नॉन रेजिडेंट है, और मिस्टर ए ने जो लोन लिया है वो उसकी जो प्रोसीड्स है वो बिजनेस की वो इंडिया से बाहर लगा रहे हैं, तो तब उस केस में जो मिस्टर ए मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे करेगा, मिस्टर बी को उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो लोन जो है वो इंडिया में किसी बिजनेस में यूज हो रहा है, तो जो मिस्टर ए मिस्टर बी को इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात आएगी। या अगर एक नॉन रेजिडेंट है, वो अगर कोई इंटरेस्ट दे उसने अगर कोई लोन लिया है, और लोन किसके लिए लिया है, उसने जो लोन लिया है वो उस लोन का वो उस बिजनेस या प्रोफेशन जो है वो इंडिया में कर रहा है, उस लोन को लेके उस पैसे को यूज कर रहा है इंडिया में, तो उस बिजनेस प्रोफेशन में अगर वो इंडिया में सेटअप है, तो नॉन रेजिडेंट भी इवन अगर लोन ले रहा है किसी नॉन रेजिडेंट से, और अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को, तब भी हम उसको कहेंगे कि तेरे को इस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। आई होप आपको इसके साथ ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अब तो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 6 पॉइंट। बिल्कुल सेम है इंटरेस्ट की तरह, बस रॉयल्टी की बात आ गई है कि अगर रॉयल्टी नॉन रेजिडेंट को अगर गवर्नमेंट दे रही है या कोई पर्सन दे रहा है जो रेजिडेंट इन इंडिया है, और वो जो लोन है वो अगर वो जो उसकी प्रोसीड्स अगर वो इंडिया में यूज कर रहा है, या अगर वो जो नॉन रेजिडेंट है वो जो रॉयल्टी जो है वो पे कर रहा है किसी राइट या पर्पस के लिए जो इंडिया में कैरी हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि इन तीनों केसेस में जो रॉयल्टी होगी उसकी टैक्सेबिलिटी की बात होगी, और रॉयल्टी पे जो होगा उसको नॉन रेजिडेंट को टैक्स देना होगा। उसी तरह 7 पॉइंट आता है टेक्निकल सर्विसेज का। बिल्कुल सेम है जो 5th और 6 पॉइंट की तरह, बस टेक्निकल सर्विसेज का पॉइंट आ जाएगा। और अगर टेक्निकल सर्विसेज अगर कोई गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट अगर पे कर रही है किसी सर्विसेज का, या ए पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, अगर किसी रेजिडेंट इन इंडिया ने अगर कोई सर्विसेज ली हैं, तो और वो सर्विसेज के पैसे किसको दे रही है, किसी नॉन रेजिडेंट को दे रही है, तो भी हम कहेंगे कि उस नॉन रेजिडेंट को उसके ऊपर टैक्स देना होगा। बट एक्सेप्शन वही है जो मैंने इंटरेस्ट के केस में बात की। अगर वो जो पैसा वगैरह है वो इंडिया से बाहर यूज कर रहा है, तो फिर जो नॉन रेजिडेंट को टेक्निकल सर्विसेज मिल रही होगी उसके ऊपर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उस तरह तीसरी बात भी आ गई, वो पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, और अगर वो नॉन रेजिडेंट जो है वो जो फीस वगैरह जो है वो यूटिलाइज कर रहा है किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में जो इंडिया में है, तब भी उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये ABC पॉइंट्स किसके केस में, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस के केस में हमेशा याद रखना, यही 3 लोग देते हैं। बट B और C के केस में एक्सेप्शन है।
पी के केस में एक्सेप्शन किया है कि जो लोन है वो लोन को अगर वो बिजनेस इंडिया से बाहर यूज कर रहा है तो उसको टैक्सेबिलिटी की बात आएगी, टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। या अगर कोई नॉन रेजिडेंट जिसने लोन लिया उस नॉन रेजिडेंट का वो जो बिजनेस है प्रोफेशन इंडिया में चल रहा है तो जो होएगा इस केस में होगा तब सिर्फ तब रॉयल्टी इंटरेस्ट या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की बात आएगी। अब मैं आपके साथ ये लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ 8 पॉइंट। जैसे ये डिस्कस होगा इसके साथ मेरा बिल्कुल चैप्टर ये जो है रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए, बहुत सफिशिएंट है। इसको आईसीए का मटेरियल कर लीजिए। ये 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। कहता है कुछ भी सम जो मनी में पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है? रेजिडेंट इंडियन पे कर रहा है। ये याद रखना वर्ड, रेजिडेंट इंडिया पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को, मतलब वो फर्म भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, या किसी फॉरेन कंपनी को पे कर रहा है। बट पे क्या कर रहा है वो हम पढ़ते हैं। कहता है अगर कोई इनकम अराइज कर रही है हिंदुस्तान से बाहर, किस लिए कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि जो सम ऑफ मनी पे कर रहे हैं, ठीक है, मनी पे कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। मतलब मिस्टर ए जो है, जो रेजिडेंट इंडियन है, वो मिस्टर बी को पैसा दे रहा है और उसके बदले बी से उसको वो कोई सर्विसेज नहीं ले रहा। तो इस केस में क्या होगा? और वो जो पैसा है वो 5 जुलाई 2019 के बाद दिया गया, तो हम कहेंगे कि आपको 56(2)(10 जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की बात करता है, कहता है कि हम आपको 56(2)(10 में हम टैक्सेबिलिटी लगा देंगे, बट कंडीशन क्या है? जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अब ध्यान से समझो, मिस्टर ए ने, जो रेजिडेंट है इंडिया का, उसने मिस्टर बी को 70,000 पे किया, और वो पैसा जो पे किया वो 5 जुलाई 2019 के बाद पे किया। तो जो मिस्टर बी के हाथ में 56(2)(10 में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 40,000 पे किया होता तो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। या अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 6 जुलाई 2019 को 1 लाख पे किया होता तब भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। यहाँ पे ये चीज याद करने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 5 जुलाई 2019 की डेट, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, मैंने जो पढ़ाया बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। ये बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर ये नॉन रेजिडेंट का जितना भी कंसेप्ट है ये हमें समझ नहीं आता। मैंने जितना आसान हो सका मैंने उसको समझाया, और बिल्कुल लिमिटेड टाइम में कोशिश की समझाने की। बस मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रही है, तो मेरे से डिस्कस कीजिए। हम अभी शायद हमारी टेस्ट सीरीज अब मोर देन 20 to 25 डेज से चल रही है। ये टेस्ट सीरीज और 3 to 4 डेज चलेगी। इसके बाद मेरी ये टेस्ट सीरीज खत्म हो रही है। इसके बाद मैं एक अगली नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो ये शायद 10 तारीख या 11 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। उस टेस्ट सीरीज में भी मैं चैप्टर वाइज चलूंगा। उस टेस्ट सीरीज में कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैं ये कर रहा हूँ कि उस टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन पे मैं हर क्वेश्चन को नंबर असाइन होंगे कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, और प्रॉपरली आपको एक किस्म का ये होगा कि आप कितना मार्क्स उसमें स्कोर कर रहे हो। उसमें मैं फिर एक सारे जब इंडिविजुअल टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद एक मैं फुल टेस्ट लूंगा, जो आपका मैं टोटल 60 मार्क्स जो इनकम टैक्स का है मैं उसके हिसाब से आपका एक पेपर ड्राफ्ट करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे पार्ट लें। विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, स्टे मोटिवेटेड एंड हैप्पी लर्निंग।